हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स शुरू कर रहा हूँ। वीकली करंट अफेयर्स अगस्त माह 1 से 8 अगस्त 2021। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स एक मेजर चंक है किसी भी एग्ज़ाम का। कहने का मतलब ये कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। अभी फ़िलहाल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है CDPO, उसके बाद ये इसी मंथ में जहाँ तक जानकारी मिली है कि BPSC PT के लिए भी वैकेंसी आने वाली है और अदर एग्ज़ाम्स भी होने ही हैं, या दरोगा हो, PT हो या सचिवालय सहायक हो, उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं करंट अदर स्टेट PCS भी होने वाले हैं और अदर स्टेट PCS में भी क्वेश्चंस पूछते ही हैं करंट अफेयर्स से। तो कहने का मतलब ढेर सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर्स के लिए वीकली करंट अफेयर्स को चूज़ किया है। मैं हर वीक में करंट अफेयर्स एक सप्ताह का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर आऊँगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त कुछ बातों को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। क्या? मैं इसको शुरू करने से पहले थोड़ा आपका समय लूँगा। करंट अफेयर्स पढ़ते तो हैं आप निश्चित रूप से, उसके लिए काफ़ी चिंतित भी होते हैं, लेकिन क्या है, जो न्यूज़, जो सूचना जो आप पढ़ते हैं मैगजीन हो, पेपर में, उसके चुनाव में कई बार आप गलती कर बैठते हैं। कहने का मतलब किस तरह का न्यूज़ चूज़ किया जाए, इस बात पर आप विशेष ध्यान नहीं देते और ब्लाइंडली हर तरह के फैक्ट्स को आप रटने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप करंट अफेयर्स को एक फैक्चुअल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसा फैक्ट्स बना देते हैं। जबकि करंट अफेयर्स अगर ध्यान से पढ़ा जाए कुछ खास तरीके से तो एक बेहद इंटरेस्टिंग है। हालांकि इस बात को मैं आगे भी वीडियोस में रिपीट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह पढ़ना है। इसको फैक्चुअल बिल्कुल बनाकर हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी की तरह नहीं बनाना है। आपको न्यूज़ में इन्वॉल्व होना है। न्यूज़ का जो सिलेक्शन आपको करना है वो बहुत समझदारी से। वो समझदारी कहाँ से आएगी? बार बार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखकर, हालांकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब तक करंट अफेयर्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। आप कम समय में चाहते हैं पूरी बात को रट लेना, मैगजीन को भी लेते हैं तो जो वन लाइनर होता है आप उस पर ध्यान देते हैं। कई बार वन लाइनर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया, लेकिन आप वास्तव में आपको याद नहीं होता है। आप न्यूज़ को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट सर्च कीजिए, पेपर पढ़िए या न्यूज़ पढ़िए, तो उसमें देखिए आप ऑनलाइन भी जाते हैं, इंटरनेट पे भी, वहाँ पे आप ढूंढते हैं वन लाइनर का कोई ऐप मिल जाए या ऐसा कोई वेबसाइट मिल जाए जिसमें क्या हो, वन लाइनर दे रखा हो 10 15 20 पर डे, उसको पढ़ लिया। इस वन लाइनर के चक्कर में आपको फैक्ट याद ही नहीं होता, क्योंकि आपने तो बिल्कुल उसको फैक्ट बना दिया किसी ऑप्शन की तरह या सब्जेक्ट की तरह। यहीं पर आप मात खाते हैं। न्यूज़ में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो आपके जेहन में रह जाता है। और न्यूज़ के सिलेक्शन में, चुनाव में थोड़ी समझदारी बरतिए। जो एग्ज़ाम देना है आपको, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, किस तरह के न्यूज़ को सिलेक्ट करता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको टारगेट कीजिए। आंख मूंद कर किसी भी तरह के फैक्ट्स को रटना शुरू कर देते हैं तो उसमें यही परेशानी होती है। पढ़ाई तो आप काफ़ी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं आप करंट अफेयर्स में, आपको उस अनुपात में उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को या इवेंट्स को, घटना को चूज किया है जो मुझे लगता है कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए उसको देखते हैं। वीकली करंट अफेयर्स 1 से 8 अगस्त 2021। ये जो सिंगल डोज वैक्सीन भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन जो है उसको क्या किया गया है, उसको अलाउ किया गया है। किस बात के लिए? सिंगल, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये सिंगल डोज वैक्सीन होगा। इस तरह से क्या है, ये 5th वैक्सीन है इंडिया में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए सरकार ने अलाउ किया है। पहला चार कौन है? आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर है पहला चार। ये कौन कौन है? ये है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक जो रशिया का है, और उसके बाद मॉडर्ना। और पांचवा कौन? जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन, जिसको, जो पांचवा वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन के लिए अलाउ किया है भारत सरकार ने। सिंपल सा याद रखना है। आप
फैक्ट याद रटें, पढ़ें, समझें, साथ साथ कुछ पिछले न्यूज़ को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं हो सकता है उसके बेसिस पे उससे रिलेटेड पिछला न्यूज़ से पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। पहले 4 कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना और स्पुतनिक, इन 4 वैक्सीन को पहले अलाउ किया जा चुका है भारत में, और 5वां क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंप्लीट फैक्चुअल है, जायद तलवार 2021, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच, मतलब संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच, अर्थात दोनों देशों के जो नेवी है, सेना का एक अंग, उनके द्वारा क्या, जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज अबू धाबी के किनारे, अबू धाबी कोस्ट पर ये एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास, नेवल अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास किया गया। किन दो देशों के बीच, इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात। नाम क्या है, जायद तलवार 2021। इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ जायद नाम से भी, कि हाँ कौन दो देश है, तो इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात। राइट, क्लियर। अब देखिए तीसरा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसकी अवधि को अर्थात इसको एक्सटेंड किया गया है 2023 तक, 2023 तक। मैंने वैसे इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं ताकि आपको हिंदी वालों को परेशानी ना हो। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की अवधि को 2023 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। क्वेश्चन इस पर बनेगा कि आखिर इसको किस वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित यह स्कीम थी, और यह शुरू कब की गई थी, 2019 में शुरू की गई थी। आपको पता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का पता ही है आपको किस लिए होता है, रेप बलात्कार के जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, तो जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो उनको न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, ताकि यह मामला ज़्यादा लंबा न खींचे। और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू की गई थी 2019 में। ढेर सारे ऐसे कोर्ट्स ऑपरेशनल हैं अभी, और उनकी अवधि को बढ़ाकर 2023 किया गया है। यह स्कीम कब लॉन्च किया गया, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपसे यह ना पूछे कि हाँ 2000 कब तक बढ़ाया, किस वर्ष तक इसको एक्सटेंड किया गया, बल्कि आपसे पूछ दे कि यह स्कीम कब लागू किया गया था, तो 2019 में। क्लियर। आइए अब अगला को देखते हैं। फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला इंडिजेनस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक, क्या है नाम, INS विक्रांत। अभी हाल में इसको क्या किया गया, अभी हाल में INS विक्रांत को कमीशन तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई, इसकी जांच की गई है। ये पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक है पोत, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, INS विक्रांत, जो संभवतः 2022 तक या इसको कमीशनिंग इसकी हो जाएगी। और ये इसकी खास बात है, फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, INS विक्रांत इसका नाम है। और इसको किसने तैयार किया है, कोचीन शिपयार्ड ने तैयार किया है, यह भी याद रखना है। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ कहाँ से बनेगा, फर्स्ट इंडिजेनस, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है उसका नाम क्या है, 4 नाम आपको दिया रहेगा, आपको INS विक्रांत नाम याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा। अगला देखें, समग्र शिक्षा स्कीम 5 ईयर अर्थात 5 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया, इसकी अवधि बढ़ाई गई है कि उसकी समग्र शिक्षा स्कीम कब तक कर दी गई है, 2026 तक। यह समाप्त हो रही थी 2021 में, इसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। यह स्कीम जो है समग्र शिक्षा स्कीम किससे संबंधित है, स्कूली शिक्षा से। कहाँ से कहाँ तक, प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए यह समग्र शिक्षा स्कीम है। और इसमें एक्चुअली कई स्कीम को मिलाकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या मिला हुआ, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और टीचर्स एजुकेशन, इन 3 स्कीम्स को मिलाकर समग्र शिक्षा स्कीम बनाया गया था। राइट, ये अम्ब्रेला स्कीम, और इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक।
क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है, इसकी अवधि कब तक बढ़ाई गई इस स्कीम की, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन किस तरह बनेगा इसको भी डिस्कस करता जा रहा हूं ताकि आपका काम आसान हो। तो 2026 तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। अगला देखिए, गोगरा हाइट्स डिसएंगेजमेंट पूर्वी लद्दाख। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो झड़प हुआ और उस मुद्दे को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई है और 12वीं दौर की वार्ता के बाद डिसइंगेजमेंट अर्थात दोनों अपनी अपनी सेना को वहां से हटा रहे हैं। उसी संदर्भ में गोगरा हाइट्स जो पूर्वी लद्दाख में है, गोगरा हाइट्स, यहां से भी डिसइंगेजमेंट अर्थात अपनी अपनी सेनाएं भारत और चीन हटाएंगी। क्वेश्चन यहां कैसे बनेगा, पूछ सकता है गोगरा हाइट्स का संबंध है और 4 जगह का नाम दे देगा, चारों हिली एरिया होगा, हिली स्टेट होगा। आपको बताना है किससे संबंधित है। अगर कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो गोगरा हाइट्स, चूंकि चाइना इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस तरह के मुद्दे हो सकता है कि वो इस इशू से रिलेटेड हो, या कॉमन सेंस लगाकर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। गोगरा हाइट्स इनमें से किससे संबंधित है, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, गवर्नर, आर्टिकल 161। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है, निर्णय आया है जो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अब तक ऐसा था कि गवर्नर को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए अगर उसे मृत्युदंड की सजा न मिली हुई हो, बाकी किसी भी तरह के केस में वह इन्वॉल्व हो, उसके सजा को कम करने, उसको राहत थोड़ा समय राहत देने के लिए, या फिर उसकी सजा को कम करने जैसे अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके मुताबिक अब गवर्नर, अगर किसी व्यक्ति को लाइफ टर्म आजीवन कारावास मिला हुआ है तो 14 वर्ष की सजा वह पूरी न भी कर चुका हो तब भी गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है, अर्थात इस निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, कि वह चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है, जिसमें मृत्युदंड वाली सजा भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि मृत्युदंड संबंधी सजा को माफ करने का अधिकार अब तक सिर्फ किसे था, प्रेसिडेंट को था, राइट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्णय के मुताबिक अब गवर्नर को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न अपराधों के अलावे मृत्युदंड संबंधी अधिकार, मृत्युदंड संबंधी जो केस जिस किसी कैदी पर हो उसको भी गवर्नर सजा माफ कर सकता है। यह रूलिंग बिल्कुल नया है और पहले से जो ट्रेंड चला रहा है उससे बिल्कुल हटकर है, अर्थात प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के बीच किसी सजा याफ्ता को जो एक सहूलियत देने की जो प्रावधान किया गया था संविधान में, उसमें यही फर्क था कि प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी मृत्युदंड को माफ कर सकता है, किसी कैदी के मृत्युदंड को माफ कर सकता है। गवर्नर को यह अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद से अब गवर्नर को भी यह अधिकार दे दिया गया, जो बिल्कुल नया डेवलपमेंट है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे आर्टिकल 161 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जिसके तहत गवर्नर को यह अधिकार था कि वह किसी कैदी की सजा को कम कर सकता है, उस सजा को बदल सकता है, कुछ समय तक के लिए रिलीफ दे सकता है। अब अगर वह मृत्युदंड से संबंधित उसकी सजा है उसको भी हम माफ कर सकता है। यह एक नई बात है जो जुड़ी है। अब एक है सिंपल सा फैक्ट, मोदी जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे। ये अध्यक्षता प्रत्यक्ष फिजिकली नहीं, ये आभासीय तौर से मतलब वर्चुअली करेंगे। यह पहले प्रधानमंत्री हुए मोदी जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको पता है जनवरी 1, 2021 से भारत अस्थायी सदस्य बना है किसका, सुरक्षा परिषद का, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है और जिसका उद्देश्य क्या है, शांति एवं सुरक्षा कायम करना विश्व में। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई है। यह ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक
2019 में अभी रिपोर्ट बिल्कुल हाल में आई है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे अधिक आत्महत्या किस स्टेट में पाई गई है? कर्नाटक। याद रखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड कहाँ पे? 2019 में। जो डेटा रिसेंट जो दिया गया है इस रिपोर्ट में, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा, उसके मुताबिक सबसे अधिक आत्महत्या के केसेस कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2019 में। क्लियर? इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको याद रखना है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, लेकिन आपको पहला क्या है नंबर? कर्नाटक का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पुणे मेट्रो, पुणे में भी मेट्रो चलाई जा रही है, और इस मेट्रो ट्रेन जो स्लाइटेस्ट सबसे हल्का होगा, इसका समझिए कि डिजिटली इसका आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये किया गया, अनावरण किया गया। कहाँ पे? इटली में। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। अर्थात पुणे में मेट्रो शुरू होने वाला है। जो मेट्रो ट्रेन आएगा इटली से बन के, वो काफ़ी सबसे हल्का होगा। एक्चुअली टीटागढ़ में कंपनी है जो बनाती है कोच, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी इटली में है, और इटली में यह कोच बन रहा है। तो डिजिटली इसको ऐसे ही लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन इसलिए बनता है कि पूना में जो मेट्रो शुरू होगा, वो कोच कहाँ से बन के आ रहा है? इटली से। याद होगा, एक प्रश्न पूछा गया था लगभग 1 साल पहले कि यहाँ पे भारत में बाघ की संख्या काफ़ी कम गई है, तो उसको बाहर से मंगाया जा रहा है। तो किस कंट्री से? तो नामीबिया से। यह प्रश्न आया था। इस कहने का मतलब कि इस तरह के फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपका न्यूज़ है महत्वपूर्ण, ई रूपी डिजिटल पेमेंट, इसको लॉन्च किया गया है अभी जस्ट। हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। क्या? ई रूपी डिजिटल पेमेंट। ई रूपी डिजिटल पेमेंट जो है, इसकी खास बात यह है कि यह पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर पैसे देने हैं, तो यह इंश्योर हो पाएगा इस सिस्टम के द्वारा कि पैसा जिस उद्देश्य के लिए जिस व्यक्ति को दिया गया है, उसी के पास पैसा गया है, उसका वही उपयोग है जिस उद्देश्य के लिए उसको दिया गया है। यही खास बात है ई रूपी डिजिटल पेमेंट जो भी हाल में लॉन्च किया गया है। किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। क्लियर? अभी हाल में किया गया, ये डेवलपमेंट है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य आप जानते हैं, यहाँ पे वहाँ के सीएम ने फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली मोबाइल ऐप, अर्थात भूकंप के संबंध में पहले ही अलार्म देने के लिए, संकेत देने के लिए पहला फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली मोबाइल ऐप, जिसको आईआईटी रुड़की, जो उत्तराखंड में ही है, आईआईटी रुड़की ने इसको डेवलप किया है। इस ऐप को, एप्लीकेशन को, इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड पहला और राज्य है जहाँ पे इस तरह का ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ से? उत्तराखंड में। कौन सा? फर्स्ट, पहला, प्रथम अर्थक्वेक, भूकंप, अर्ली, पूर्व मोबाइल ऐप, अर्थात अर्थक्वेक से संबंधित पहला जो ऐप है, जिसको तैयार किया है, डेवलप किया आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है डेवलप, उसे उत्तराखंड सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला राज्य है जहां पे इस तरह का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। यह नाम बिल्कुल फैक्चुअल है, लेकिन आपको याद रखना होगा। हो सकता है बैचिंग के लिए दे दे, ऐसे ही दे दे, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स वगैरह से, इलेक्टेड से क्वेश्चंस आते हैं। धृति बनर्जी, पिछले 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लेडी को, महिला को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया, प्रधान बनाया गया। पहली बार यह एक खास न्यूज हुआ, और इसलिए आपको याद रखना है, धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रधान बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। यह पिछले 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए यह खास न्यूज है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको न्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में जो हुआ है, जो एक्चुअली हुआ 2021 में, 2020 में होना था, उसमें भारत में जो भारतीय खिलाड़ियों को 7 मेडल मिला है। ऐसे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार यहाँ समराइज कर देता हूँ, फिर अलग से इसको वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्या है। तो भारत को जो टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल मिला है कुल, वो 7 है। और भारत का जो रैंक है, ओवरऑल मेडल में जो रैंक है, वो
क्या है, 48वां रैंक है। जो जिन खिलाड़ियों को मेडल मिला है वो सबसे पहला नाम है मीराबाई चानू, इनको सिल्वर मेडल मिला है। 49 केजी वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन 49 किलो कैटेगरी में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। दूसरा पीवी संधू, इनको ब्रोंज मेडल मिला है। किसके लिए, बैडमिंटन विमेंस सिंगल्स के लिए किसको, पीवी संधू को ब्रोंज मेडल मिला है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण, लोवलिना बोर्गोहैन, इनको भी ब्रोंज प्राप्त हुआ है। किसमें, विमेंस वेल्टर वेट बॉक्सिंग में। कौन सा मेडल, ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ है। अच्छा, उसके बाद रवि कुमार दाहिया, इनको सिल्वर मेडल मिला है। किसके लिए, फ्री स्टाइल रेसलिंग, फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए 57 किलो कैटेगरी में रवि कुमार दाहिया को सिल्वर मेडल मिला। अच्छा, इधर देखिए इंडियन हॉकी टीम को 41 साल बाद कोई मेडल मिला है, बड़ी खुशी की बात है, ब्रोंज मेडल मिला है। वैसे तो हॉकी में इंडिया काफ़ी अच्छा करता था किसी ज़माने में, लेकिन थैंक गॉड ये लॉन्गेस्ट ड्राउट है, ख़त्म हुआ। ब्रोंज मेडल इंडियन हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है, मेन इंडियन हॉकी टीम। अच्छा, उसके बाद देखिए बजरंग पुनिया, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस बात के लिए, फ्री स्टाइल रेसलिंग, फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलो कैटेगरी में इन्हें क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और सबसे गोल्डन बॉय के रूप में कौन उभर कर आए हैं, नीरज चोपड़ा, जिनको जेवलिन थ्रो भाला फेंक में क्या मिला, गोल्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली। इस तरह से भारत के हिस्से में आया 7 मेडल। थैंक यू वेरी मच।